हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब आपको लेके आए हैं प्रश्नावली 13.2 के उदाहरण। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरी अन्य वीडियो हैं उनको भी आप देख लीजिए। मैं लगातार इस प्रकार से आपको पढ़ाता रहूँगा, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल 5। तो देखो इसमें क्या कहा है। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है, जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर और 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करो। यानी कि यहाँ तक एक सवाल है ये, उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। यानी कि ये आपको आकृति दी गई है सवाल में। अगर नहीं भी दे रखी होती तो हम आकृति पहले बनाते। तो आकृति दे रखी है। आकृति में क्या दिया गया है? हमको एक घनाभाकार आकृति वो दे रखा है। घनाभाकार के ऊपर एक अर्धबेलन आरोपित कर रखा है इस पर। ये इस प्रकार से ये पूरी एक शेड बनाई गई है। इस शेड में इसकी विमाएं दे दी हैं। 7 मीटर चौड़ाई है इसकी, 8 मीटर ऊंचाई है इसकी, और 15 मीटर इसकी लंबाई। घनाभ की ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये ऊंचाई हो जाएगी। 7 मीटर, 15 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर। ऊंचाई तो दे दी, ये लंबाई और चौड़ाई है। तो जो कम बड़ी है उसको हमने चौड़ाई ले लिया, जो ज़्यादा बड़ी है उसको हमने लंबाई ले लिया। तो इसमें समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखो, प्रश्नावली 13.1 में भी हमने पढ़ा था। प्रश्नावली 13.1 में हमने क्षेत्रफल पढ़े थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आयतन। क्या पढ़ेंगे? आयतन। यहाँ पर आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने वैसे बता दिया है। यानी कि जो भी पृष्ठ होगा, पृष्ठ के बाहर जो होता है वह तो क्षेत्रफल से संबंधित होता है, और किसी भी आकृति के अंदर कोई भी वस्तु डाली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो देखो, अब आयतन यहाँ पर पूछा गया है। इस शेड में हवा का आयतन पूछ रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो पूरी शेड है इसमें हवा का आयतन, हल लिख देता हूँ। हवा का आयतन। हवा का आयतन कैसे होगा? यहां पर जो नीचे देख रहा है आकृति, क्या दिख रही है हमें? घनाभ। तो घनाभ का आयतन प्लस इसके ऊपर क्या है? अर्धबेलन। अर्धबेलन का आयतन, यानी कि घनाभ का आयतन लगाना है हमको और अर्धबेलन का आयतन लगाना है। यानी कि आयतन वाली प्रश्नावली आसान है। इसमें केवल आयतन के ही सूत्र लगाने। पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखना पड़ता है कि वक्र है या फिर संपूर्ण है। यहाँ पर आयतन का लगाओ। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और अर्धबेलन का क्या होता है? अर्धबेलन का पूरा बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आधे का हो जाएगा बटे 2। देखो, यहाँ पर भी एच आ रहा है, यहाँ पर भी एच आ रहा है, तो दोनों में अंतर रखना है। ये घनाभ से संबंधित है, ये बेलन से संबंधित है। तो बेलन की ऊंचाई को मैंने बड़ा एस से लिख दिया और घनाभ के को छोटे एस से लिख दिया। यहाँ लिख भी देते हैं, चलो दिया है, जो जो दे रखा है वो लिख दो, दिया है। इनमें से क्या क्या दे रखा है हमें? एल बराबर घनाभ से संबंधित है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखनी है। घनाभ की लंबाई कितनी है? देखो 15 मीटर। चौड़ाई कितनी है? देखो 7 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? देखो 8 मीटर। लंबाई हमें पता चल गया, चौड़ाई हमें पता चल गया, और ऊंचाई हमें पता चल गया। अब ये हो जाएगा। अब अर्धबेलन का निकालना है। 1/2 पाई की जगह 22/7 लेना है। आर, आर क्या है? बेलन की त्रिज्या। देखो, ये बेलन का व्यास दे रखा है, यहां से लेके वहां तक पूरा व्यास हो गई है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके और यहाँ तक की आधी हो जाएगी। तो बेलन की त्रिज्या अगर मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7/2 मीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की? हाइट।
बेलन देखो, इसको आकृति को, ये जितना बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा बेलन है, यही बेलन की हाइट है, ये 15 मीटर दे रखी है। तो यानी कि हमें जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ की ये हमें पता चल जाए, बेलन की हमें त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई हमें पता चल गया, तो अब सीधे सीधे सूत्र में इनके मान रख दो, सीधे सीधे हवा का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो मान रखो, देखो लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 7 गुना ऊंचाई कितनी है 8 प्लस 1/2 गुना पाई की जगह 22/7 गुना आर कितना है 7/2, तो 7/2 गुना 7/2 इंटू ऊंचाई कितनी है 15। तो देखो इनका जब हम गुना करेंगे 15 गुना 7 गुना 8 करेंगे तो 840 आएगा, प्लस इनको काट देखो 2 से 22 को काटा, कितनी बार कटेगा 11 बार। चलो इससे लिख देता हूँ 11 बार, और 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर देखो, यहाँ बच गया देखो 11 गुना 7 गुना 15, ठीक है। अब 840, अच्छा नीचे और बच गया 2 और 2 बटे में कितना बच गया 4, 840 प्लस 11 गुना 7 गुना 15 करोगे और उसमें 4 का भाग दोगे तो इसका वो आएगा, देखो मैंने इधर लिख रखा है 288.75। अब इनका गुना यहाँ पर लिखता है तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया, ये आएगा। अब 840 में 288.75 जोड़ेंगे तो आएगा 1128.75, 1128.75 आयतन है, इसलिए मीटर क्यूब। तो ये हवा का आयतन आ गया 1128.75 मीटर क्यूब। यानी कि इस शेड में जो हवा है, घनाभ का आयतन और अर्धबेलन का आयतन, उनसे हमने निकाला, तो ये आयतन यानी कि हवा इस शेड में इतनी प्राप्त हुई है। अब सवाल को आगे हम पढ़ेंगे, क्या कह रहा है देखो, पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, यानी कि इस शेड के अंदर एक मशीन रखी हुई है जो, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, उस मशीन पर जो काम कर रहे हैं कितने श्रमिक हैं 20 श्रमिक हैं। कितने श्रमिक हैं 20 श्रमिक, जिनमें से प्रत्येक इतनी औसत से स्थान घेरता है। एक श्रमिक 0.08 के स्थान से घेरता है, 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी, शेड में कितनी हवा होगी। यानी कि पहले तो हमने, जब इसमें कोई मशीन नहीं है और कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं है, तो इसका आयतन निकाला तो हवा का आयतन 1128.75 मीटर क्यूब आया। अब हमें आयतन किसका निकालना है कि अब हमें इस शेड में मशीन भी रखी है और 20 श्रमिक कार्य भी कर रहे हैं, तो उन जो वो भी तो स्थान घेरते हैं, जो श्रमिक हैं, जो मशीन है उस कमरे के अंदर ही है, यानी कि जो मशीन उसमें जितनी जगह में रखी हुई है, यानी कि उस मशीन के आयतन को हटा दें और श्रमिकों के जगह के आयतन को भी हटा दें तो केवल हवा का आयतन आ जाएगा। तो मैं ये हवा का आयतन जो पहले निकाला था, अब मैं शेड में कितनी हवा होगी, ये तो शेड में हवा का आयतन है, शेड में हवा का आयतन। अब शेड में कितनी हवा होगी यहां पर निकालेंगे हम उनको, उनके अलावा मशीनों के बाद शेड में हवा का आयतन बराबर। तो शेड में जो हवा का आयतन है, एक तो ये कुल आयतन है, इसमें से हटाना है, शेड में हवा का आयतन, कुल आयतन में से माइनस करना है किसका, मशीन का आयतन, मशीन का आयतन, और माइनस करना है किसका, कितने श्रमिक है उसमें 20 श्रमिक, 20 श्रमिकों का आयतन, 20 श्रमिकों का आयतन। तो देखो कुल आयतन कितना आया था इसका 1128.75 माइनस मशीन का आयतन कितना दे रखा है सवाल में 300 मीटर क्यूब, तो 300 माइनस 20 श्रमिकों का आयतन कितना हो जाएगा, एक श्रमिक का कितना दे रखा है 0.08, तो 20 गुना 0.08, तो देखो 1128.75 माइनस 300 माइनस
20 का गुना 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 जीरो ये हो जाएगी, इससे पॉइंट आ जाएगा 8 दूनी 16, 2 संख्याओं बाद पॉइंट है तो 1.6 आ जाएगा। अब 1128.75 में से इसको घटाएं तो आएगा 827.15, 827.15 मीटर क्यूब, 827.15 मीटर क्यूब आयतन है, इसलिए हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो इकाई दे रखी होगी वो हमें लगानी होगी। तो सवाल को समझो, जो सवाल में दे रखी है, जो आकृति दे रखी होंगी सीधा सीधा उनका आयतन का सूत्र लगाना है हमें। घनाभ की दे रखी थी तो घनाभ का आयतन लगाया, उसके ऊपर अर्ध बेलन है तो आधे बेलन का ही लगाया। किसका लगाया? आधे बेलन का। अगर पूरा होता तो पूरे बेलन का लगाते। ठीक है, तो घनाभ का आयतन लगा दिया, आधे बेलन का आयतन लगा दिया, तो शेड में हवा का आयतन प्राप्त हो गया। अब वो कह रहा है कि सवाल यहाँ पर प्राप्त हो गया हवा समावेशित हवा का आयतन। चलो इसको रहने दो या हटा दो, कोई बात नहीं, हवा का आयतन आ गया। अब कह रहा है पुनः यदि इसमें से शेड में मशीन भी स्थान घेर रही है, श्रमिक भी स्थान घेर रहे हैं, उनको हटा दें तो शेड में कितनी हवा आएगी? तो शेड में जो हवा आएगी, शेड में हवा जो बचेगी वह कुल आयतन जो आया है अपना, इसमें से मशीन के आयतन को घटाओ और उसमें जो 20 श्रमिक हैं उनके आयतन को घटाओ। तो उनको घटाने के बाद जो बचा वह शेष आयतन रहेगा, शेड में हवा का आयतन रहेगा। तो अब शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल 6। देखो अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता, आभासी और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। तो देखो ये गिलास है, इस गिलास का आंतरिक व्यास यानी कि भीतर का व्यास अपन को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या बराबर 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। 2 से अगर इसको काटेंगे 5 से तो 2.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यहां से लेके और यहां तक 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है इस बारे में देखो, यानी कि ये जो गिलास है, इस गिलास में अगर जूस भरता हो तो पूरे की पूरे में आता, इसमें पूरे की पूरे में आता है, तो इसका हम आयतन निकाल देते। किसका? बेलन का आयतन। लेकिन इसमें क्या है कि दुकान वाला बहुत होशियार है। देखो क्या कैसा है, उसने जो कांच के गिलास बना रखे हैं वो बाहर से तो बिल्कुल पूरा गिलास दिख रहा है, लेकिन उसने भीतर के हिस्से में, इस हिस्से में एक अर्धगोला फिट कर रखा है। एक अर्धगोला फिट कर रखा है, यानी जैसे पूरा गिलास है उसमें नीचे अर्धगोला फिट कर रखा है। तो ऊपर से, बाहर से तो गिलास दिखता है, लेकिन जब उसमें गिलास में हम अगर जूस घालेंगे तो जूस देखो यहां तक आएगा, केवल इस हिस्से में आएगा, बस इस हिस्से में, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, जूस केवल इसमें आएगा। तो यानी कि बाहर से जो दिख रहा है वो तो पूरा बेलन है, यानी कि ये तो हो गई वास्तविक आभासी। बाहर से जो दिख रहा है हमें वो तो आभासी हो गई, यानी कि हमें बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे पूरा गिलास भरा हुआ है। लेकिन एक्चुअली में है क्या? वास्तविक क्या है? वास्तविक इसमें ये होगा कि उसमें जब ये हवा हट जाएगा अर्धगोले का, तो पहले तो मैं इसकी हम कौन सी निकालते हैं? आभासी, जो हमें दिख रहा है, आभासी धारिता निकालते हैं। आभासी धारिता लिख देता हूं, आभासी धारिता। आभासी धारिता का मतलब हो गया जो बेलन है उसका हमें आयतन निकालना है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। पाई की जगह क्या लेना है हमें? 3.14 गुना त्रिज्या
आर की जगह हमें लेना है 2.5 गुना 2.5 गुना एच, ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी है 10। तो इनका हम गुना कर सकते हैं 3.14 गुना 25 करेंगे तो 625, 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ गुना भी 10 के कारण भी पॉइंट हट जाएगा। 3.14 गुना 10 का जब गुना करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। 3.14 का गुना 62.5 से करेंगे तो आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गई हमारी कौन सी आभासी धारिता। कौन सी हो गई आभासी धारिता। यानी कि एक्चुअली में जो बाहर ग्राहक है उसको तो ऐसा लगेगा कि जैसे जूस उसको आ रहा है वह बेलन के आयतन के बराबर है और बेलन का आयतन हो गया ये। लेकिन वास्तविक क्या है, वास्तविक धारिता क्या है। वास्तविक धारिता, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। इसमें कितना आएगा, कितना आएगा इसका मतलब आयतन। धारिता वही आयतन है। तो वास्तविक धारिता क्या होगी, वास्तविक धारिता होगी जो आभासी धारिता है, आभासी धारिता है उसमें से आभासी धारिता है। अब तुमको दिख रहा होगा गिलास तो ये है, वास्तविक धारिता ये होगी कि भाई पूरा की पूरा बेलन का आयतन है। लेकिन एक्चुअली में कंडीशन क्या है, वास्तविक धारिता का है जूस कितना आ रहा है, जूस ये आ रहा है जो बेलन का आयतन है उसमें से जो हमें ये हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा दिख रहा है देखो अर्धगोला। कौन सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा अर्धगोला। तो ये अर्धगोले को हम हटाएंगे, माइनस अर्धगोले का आयतन, माइनस अर्धगोले का आयतन, यही वास्तविक धारिता है। तो आभासी धारिता कितनी प्राप्त हुई अब हमको 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। देखो पूरे गोले का आयतन तो 4/3 होता है, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ भी आर लिया है मैंने, यहाँ भी आर लिया है। एक्चुअली में दोनों की आर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम मान लिख देंगे 196.25 माइनस 2/3 गुना पाई की जगह 3.14 लेना है गुना आर। आर कितना है यहाँ पर त्रिज्या 2.5, 2.5 घात 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। 2.5 गुना 2.5 तो देखो 196.25 माइनस। अब इनको काट लो, ये काटने तो नहीं है तो सीधे सीधे मान आएगा इसका 32.71। तुम तो ऊपर के गुना कर देना और उसमें 3 का भाग देंगे तो ये आएगा। जब 32.71 को घटाएंगे तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने तो ये घटा के सीधा यहाँ लिख दिया पहले से ही, जिससे सीधा सीधा वीडियो आपको कम समय में आपको उत्तर मिल जाए। तो अब आपको कंडीशन क्या है वो समझनी है मेन। तो इसमें यानी कि जो जूस वाला है वो जो जिस गिलास में ग्राहकों को जूस पिला रहा है, तो एक्चुअली में जो बाहर से ग्राहक को दिख रहा है वह तो हो गई आभासी, जिसको ग्राहक को पता नहीं है क्या है वो आभासी धारिता। आभासी धारिता यानी कि पूरा बेलन का आयतन, पूरा बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई का मान 3.14 जो दे रखा था वो लिख दिया, आर हमें दे रखा है, एच हमें दे रखा है, इससे हमने ये निकाल दिया। अब हमें वास्तविक धारिता भी सवाल में पूछा है, आभासी धारिता भी बताओ और वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता क्या होगी, वास्तविक धारिता वो होगी एक्चुअली में गिलास में जूस आ कितना रहा है, गिलास में जूस आ कितना रहा है। तो पूरे गिलास को हम देखेंगे तो इसमें जो ये हिस्सा है इसमें जूस नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो देखो पूरे बेलन के आयतन में से ये वाला हिस्से को हटा दूं तो ये वाला आ जाएगा, यानी कि वास्तविक आ जाएगा जितना जूस आ रहा है। तो ये वाला हिस्सा क्या है अर्धगोला, क्या है अर्धगोला। तो आभासी धारिता में से अर्धगोले का आयतन को घटा दो। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब। ये मान जमाए, इसको लिखा और इसमें से इसको घटा के ये उत्तर आ गया। तो बिल्कुल आसान है। आयतन वाले सवाल देखो कैलकुलेशन तो बहुत कम है, बहुत छोटे हैं, बस सवाल बड़े हैं। लिखने में कितने बड़े सवाल दिख रहे हैं तुम्हें, सवाल बड़े लिख रहे हैं, लेकिन आपको केवल आयतन के सूत्र लगाने हैं, ज़्यादा सूत्रों में पढ़ना ही नहीं है। आयतन ये देख लो आकृति कौन सी बन रही है और किसका हमें आयतन का सूत्र लगाना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7।
हाँ, तो ये एग्जाम्पल 7 देखो लिखा हुआ है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। तो यानी कि जो हमें सवाल दे रखा है, सबसे पहले तो हमें उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो हमें आकृति दे रखी है उन आकृतियों को अपने दिमाग में बैठाना है। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था, इसमें तो केवल उनके आयतन लगाने, सीधे सीधे आकृतियों का पता होना चाहिए हमें बस। तो एक खिलौना है, अर्धगोले का आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। तो मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ तुम्हें। एक ठोस खिलौना है, अर्धगोले का आकार का है। तो देखो हल लिख देता हूँ, अर्धगोले का आकार का है। ये कोई खिलौना है मान लो, अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। ये शंकु हो गया, इस अर्धगोले के ऊपर हो गया। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई यानी कि यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। शंकु का जो ये आधार है यहां से लेके यहां तक कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चलो यहाँ बना देता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। जो ये खिलौना है, ये जो मिल गया अपन को, इसका हमें आयतन निर्धारित करना है। तो आयतन निर्धारित करने के लिए हमें नीचे क्या दिख रहा है, अर्धगोला। खिलौने का आयतन बराबर, खिलौने का आयतन क्या दिख रही है आकृति, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले के आयतन के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, शंकु। तो किसके लिखेंगे ऊपर हम, शंकु का आयतन। तो देखो खिलौने का आयतन जब मैं निकालूंगा, अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो आर आर दोनों में आया है, दोनों की ही त्रिज्या समान है, इसलिए हम समान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो मान रखें 2/3 पाई की जगह 3.14 लेना है, सवाल में दे रखा है, गुना आर, अर्धगोला है, इसका हमें आयतन निकालना है, इसकी त्रिज्या देखनी है। तो अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, इसका हमें व्यास दे रखा है। तो व्यास तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर लूँगा मैं 2 गुना 2 गुना 2 प्लस, ये हो गया कंप्लीट। इस पे आ जाओ, 1/3 पाई की जगह 3.14, आर की जगह शंकु का आयतन है, शंकु का आर है, तो शंकु का ये शंकु है, इस शंकु का भी यही त्रिज्या है, तो 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 2, ऊंचाई 4 है, ऊंचाई शंकु की, सॉरी ऊंचाई एच, एच की जगह पे ऊंचाई शंकु कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2। तो देखो हल करेंगे इसको, इनका गुना भी मत लिखो, सीधे सीधे देखो क्या लिख रहा है, 2 गुना 3.14 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे में 3 प्लस, तो देखो 3.14 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 8 बटे में 3। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3.14 गुना 8 बटे 3 कॉमन आ रहा है, 3.14 गुना 8 बटे 3, यहाँ क्या बचा 2 प्लस ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, क्या बचा 1, यानी कि 3.14 गुना 8 बटे 3 गुना में भी 2 और 1 3, 3 से 3 कट जाएगा। 3.14 का गुना 8 से करेंगे 25.125 सेंटीमीटर क्यूब, 25.125, पॉइंट के पीछे एक एक अंक बोलते हैं।
तो यानी कि यहाँ पर इस खिलौने का आयतन 25.125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो आयतन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधा है। हमें क्या है, नीचे अर्धगोला है और ऊपर क्या है, शंकु है। तो अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है, तो अर्धगोले का आयतन लिखा, शंकु का आयतन लिखा, अर्धगोले का सूत्र लगा दिया, शंकु का लगा दिया। ऊंचाई हमें दे रखी है, इसका व्यास हमें दे रखा है, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की होगी। तो यहाँ से त्रिज्या और ऊंचाई मान लिख के ये मान आ गया। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। खिलौने का आयतन, ये तो आ गया खिलौने का आयतन। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन लेना है, इस खिलौने के परिगत यानी कि बाहर हो। अब ऐसे तो बनेगा नहीं, ऐसे बनेगा। एक देखो ये वाला, ये वाला, ऊंचाई भी यहीं तक आएगी इसकी, ठीक है। तो ये बेलन हो गया, ये इसके यहां तक टिका हुआ है, ठीक है। तो अब हमें किसका आयतन निकालना है, बेलन का। ये कह रहा है बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करो। तो पहले मैं बेलन का आयतन निकालूंगा। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच देखो, यहाँ मैं एच काम में ले चुका हूँ, तो एच में इसको बढ़ा लूँगा। यहाँ की जो त्रिज्या है, त्रिज्या दोनों की समान है, इसलिए वही ले सकता हूँ मैं। पाई की जगह 3.14 आर, जो त्रिज्या इसकी है वही। देखो ये व्यास यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2। तो 2 गुना 2 एच। हाइट कितनी है इसकी, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट हमें बतानी है, यहाँ तक की, यहाँ तक की, ये वाली हाइट बतानी है। तो देखो एक्चुअली में हमें क्या दे रखा है, हमें शंकु की ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब हमें कौन सी चाहिए, ये और चाहिए अर्धगोले की। तो देखो अर्धगोले ये कितना है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, कहीं भी घूम लो चारों तरफ, सब जगह कितनी कितनी होगी, 2 ही 2 होगी। तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ही है, 2 सेंटीमीटर ही। चित्र में शंकु थोड़ा बड़ा बन गया, वरना तो नहीं होता। 2 और 2 4, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। जो बेलन की हाइट है वो हो जाएगी 4। तो 3.14 गुना 2 दून 4, 4 चौका 16, 16 और 16 का गुना 3.14 से करेंगे तो ये आएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो किसका आ गया, बेलन का। और खिलौने का कितना है, 25.125। अब हमें किसका निकालना है, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। तो ज़्यादा कौन सा है, बेलन। स्वभाव है बेलन बड़ा है, खिलौना उसके अंदर है, तो बेलन का आयतन ज़्यादा होगा, खिलौने का कम होगा। तो आयतनों का अंतर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आयतनों का अंतर बराबर किस में से घटाएंगे, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना आया है, 50.24, 50.24। खिलौने का आयतन कितना आया है, 25.12। चलो पूरा लिख दिया मैंने। 50.24 में से 25.12 जाएंगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतनों का अंतर आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो सवाल बिल्कुल आसान है, थोड़ा चित्र आप बना लोगे, अगर तुम्हारे दिमाग में चित्र बैठ जाएंगे ना तो सवाल हो जाएगा। और चित्र भी ऐसा लग रहा होगा तुम्हें थोड़ा जटिल सा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि आयतनों में कोई दिक्कत नहीं आती है। आयतनों में अगर चित्र भी नहीं बना पाओगे तो भी हो जाता है, क्योंकि क्या क्या दे रखा है। देखो एक खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है, खिलौना की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, खिलौना की। अर्धगोले का आकार है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, शंकु उसके ऊपर है, आधा गोला है, शंकु ऊपर है, तो खिलौने का आयतन निकालूंगा तो आधे गोले का आयतन और शंकु का आयतन। ठीक है, इनके सूत्र लगाए, मान रखें, उत्तर आ गया।
आगे क्या कह रहा है, ये ऊंचाई और व्यास दे दिया, खिलौने का आयतन आ गया। लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है, लंबवृत्तीय जो है बेलन इस खिलौने के परिगत है, यानी कि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो अब हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर पूछ रहा है, तो खिलौने का तो हम निकाल चुके हैं, हमें किसका निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन का सूत्र हम जानते हैं। सूत्र के हिसाब से बेलन की ऊंचाई हमने इसके चित्र के अकॉर्डिंग हमने देख लिया केस क्या है, और त्रिज्या इसकी देख ली, तो बेलन का आयतन आ गया। जो खिलौने का आयतन है और बेलन का आयतन है उनका अंतर पूछ रहा है, अंतर बड़े में से छोटे को घटा दिया, तो ये अंतर आ गया। आयतन है, हमेशा इकाई का ध्यान रखा करो, मात्रक जरूर लगाया करो, मात्रक के नंबर भी होते हैं। तो 3 एग्जाम्पल हैं 13.2 से पहले, तीनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों एग्जाम्पलों को अच्छी तरह से आप देख लोगे तो मैं समझता हूँ सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 13.2 प्रश्नावली जो हम पढ़ेंगे केवल आयतनों वाली प्रश्नावली ही पढ़ेंगे। हर सवाल में आयतन पूछेगा, आयतन के लिए हमें सूत्र याद होनी चाहिए और चित्रों की समझ होनी चाहिए। अगर चित्रों की समझ है तो हम सवालों को हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तीनों एग्जाम्पलों के बाद अब तुम होमवर्क के रूप में इस प्रश्नावली को आगे करना, और नहीं होंगे तो मैं ये प्रश्नावली लेके आ रहा हूँ आगे अगली वीडियो में, तो उसको देखना है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, जितने भी अपने क्लासमेट्स हैं सभी को बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है।